साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। इस एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की, जहां पर हमने भारतीय संविधान निर्माण देखा। उसके बाद में भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची, स्रोत, उसके बाद में प्रमुख विशेषताएं जैसे कि प्रस्तावना, उसके बाद में मूलाधिकार, उसके बाद में राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। उसके बाद में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी साथियों संघ सरकार के ऊपर। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भारत की संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। उसके अंदर 5 अध्याय भी बनाए गए हैं, जो कि आप देखोगे सरकार का पहला अंग तो व्यवस्थापिका आता है, लेकिन हमारे संविधान में पहले कार्यपालिका का उल्लेख किया है। ध्यान देना, जो कि आप देखोगे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से लेकर के और आप देखोगे 78 तक कुल कितने होंगे? 27। जो कि इन अनुच्छेदों के अंदर आप देखोगे अध्याय 1 में किसका उल्लेख है? संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। तो पहले संघीय कार्यपालिका बताई गई है और इसके अंदर आप देखोगे जो कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद और महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है संघीय कार्यपालिका में। तो ये तो आप देख सकते हो कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है। वहीं आप देखोगे कि केवल राष्ट्रपति पद का उल्लेख आप देखोगे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक और अध्याय कौन सा है? अध्याय 1 में ही। अब यहां पर केवल किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का उल्लेख है, जबकि इसमें संघीय कार्यपालिका, इसके अंदर राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी पद का उल्लेख आ जाता है। और इसमें केवल हम बात करें राष्ट्रपति की, तो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक राष्ट्रपति, विस्तार से चर्चा करेंगे। कहते ना कि हमारे देश का प्रेसिडेंट यही है, राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पति है। जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस प्रकार से कर रखी है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ साझा करूंगा साथियों। तो इस क्लास को अंत तक अच्छी तरीके से सुनना, देखना और अपनी नोटबुक में नोट करना। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि संघीय कार्यपालिका तो यहाँ पे है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 78 तक, अध्याय 1 में। ठीक है ना? जबकि इसके अंदर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी और इसी में से निकल करके एक पद है राष्ट्रपति, जो कि आप देखोगे भाग 5 भाग वही हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 62 तक, क्योंकि बाद में आप देखोगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी आ जाएगा। जबकि ये देखो 52 से 62 इसी में है। ठीक है ना? गौर करना, जो कि आप देखोगे अध्याय 1 ही होगा। ये रहा 1 ही अध्याय, ये केवल राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, जबकि इसके अंदर संपूर्ण संघीय कार्यपालिका की है। क्लियर है ना? ये बात समझ में आ गई ना साथियों? ठीक है ना? तो आप देखोगे सबसे पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है।
संविधान में जो वरीयता क्रम दे रखा है ना, उसमें प्रथम नागरिक किसको माना गया है? भारत के राष्ट्रपति को माना गया है, न कि हमको। ध्यान देना, कहने का लो, भारत में पहला नागरिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, पहला सिटीजन भारत का। ठीक है ना? तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के वरीयता क्रम में जैसे पदाधिकारियों को वरीयता क्रम दे रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे आगे चल करके किसी नंबर पे 3 3 4 4 पदाधिकारी भी शामिल हो जाते हैं 9वें 10वें 11वें नंबर पे। तो कि पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, इस तरीके से क्रम है इनका, संवैधानिक क्रम दे रखा है कि संविधान की वरीयता क्रम में किस तरीके से नंबर होगा। तो गौर करना कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, पहला सिटीजन माना जाता है। ठीक है ना? जबकि ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, भारत भारत की संघीय भारत की संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक संविधान के अनुसार संवैधानिक औपचारिक औपचारिक और नामात्र नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। गौर करना, बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है यहां से, जो कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय सरकार है ना, उसका संवैधानिक, औपचारिक और नाममात्र का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। गौर करना, भारत की संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। वहीं आप देखो नाममात्र का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। और केवल प्रधान पूछे भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति है। बता दूं साथियों, भारत में संसदात्मक शासन को अपनाया है, जो कि संसदीय व्यवस्था भी कह सकते हो, जिसका अर्थ होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। वहीं आप देखोगे कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेही होती है। वहीं आप देखोगे संसदात्मक शासन में, संसदीय शासन में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, जो कि एक तो होगा नाममात्र का, जो कि राष्ट्रपति, और एक होता है वास्तविक, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि भारत में संसदात्मक संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए कार्यपालिका के 2 प्रधान अपना रखे हैं। एक नाममात्र का औपचारिक है, जो कि हम राष्ट्रपति कहेंगे, एक वास्तविक है, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। वहीं संसदीय शासन व्यवस्था में आप देखोगे जो कि कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल होता है। किसका? आप देखो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का। अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है, बहुमत पे टिके हुए। वहीं आप देखोगे कि राष्ट्रपति का नेतृत्व न होके प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। ये संसदीय शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं, गौर करना साथियों। जो कि आप देखोगे भारत में संसदीय या संसदात्मक संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है, जिसमें जिसमें कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं।
नंबर 1 जो कि नामात्र नामात्र का प्रधान, और दूसरा होता है वास्तविक 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 प्रधान, जो कि गौर करना, जैसे जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, जैसे कि इंग्लैंड में भी संसदीय व्यवस्था है। भारत ने कहां से ग्रहण किए? इंग्लैंड से ही तो लिए। ध्यान देना, संसदीय कह दो, संसदात्मक कह दो, एक ही बात है। तो वहां का सम्राट है ना, वो भी वहां का नाम मात्र का प्रधान है। पहले महारानी थी वहां पे, अब सम्राट है। वहीं आप देखोगे, जैसे जैसे भारत का प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये क्या है? आप देखोगे वास्तविक, ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। तो कहने का मतलब इंग्लैंड की तरह ही भारत में भी आप देखोगे संसदीय संसदात्मक शासन को अपनाए, जिसका अर्थ होता है कार्यपालिका के दो प्रधान, जो कि भारत में दो प्रधान देखने को मिलेंगे आपको। एक नामात्र का संवैधानिक प्रधान जो कि देश का राष्ट्रपति, जबकि दूसरा वास्तविक प्रधान जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो ये विशेषता भी ध्यान रखना। और भारत में संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए, इंग्लैंड से ग्रहण करते हुए ब्रिटेन से अपना रखा है। ध्यान रखना, जिसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, गौर करना। जबकि इसके विपरीत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो कि कहां पे? अमेरिका में है, वहां पे एक ही प्रधान है। वही मानो वास्तविक है, वही अध्यक्ष है, वही मैन है, वही नाममात्र का है, जो कि राष्ट्रपति। गौर करना, अमेरिका में प्रधानमंत्री पद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कहां मिलेगा आपको? संसदीय शासन व्यवस्था में मिलेगा। कोई आपको पूछ ही ले कि अमेरिका का, आप देखोगे प्रधानमंत्री कौन है? ना जी ना, अमेरिका में प्रधानमंत्री पोस्ट ही नहीं है, पद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे संसदीय शासन व्यवस्था नहीं, अध्यक्षात्मक है। वहां पे अध्यक्ष होता है। गौर करना, वहां केवल राष्ट्रपति है, चाहे उसको नामात्र का मानो चाहे वास्तविक मानो, मैन वही है, प्रधान वही है, कर्ता धर्ता वही है। जबकि यहाँ पे दो है, जो कि आपने देखा, एक तो नामात्र का प्रधान, या आप कहोगे संवैधानिक प्रधान, जो कि कौन होगा? जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, जो कि आप देखोगे इंग्लैंड का सम्राट। वहीं आप देखोगे नंबर 2 वास्तविक प्रधान, जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री इंग्लैंड का और उसकी मंत्री परिषद है, वो वास्तविक प्रधान है। अब तो समझ में आ गया ना? गौर करना, भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, नामात्र का प्रधान राष्ट्रपति, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति, और केवल प्रधान भी पूछे तो भी राष्ट्रपति। जबकि प्रधानमंत्री कहां आएगा? जहां वास्तविक प्रधान पूछे, राजनीतिक प्रधान पूछे, तब आएगा उत्तर प्रधानमंत्री। ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं साथियों कि भारत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो गौर करना, जो कि आपने देखा कौन होगा? एक प्रकार से राष्ट्रपति होगा। ये देखो, भारत की संघीय कार्यपालिका संवैधानिक, संविधान के अनुसार जिनको शक्तियां दे रखी है, जो कि प्रयोग नहीं करता, वो केवल औपचारिक होता है, वो तो केवल नामात्र का होता है। जबकि वास्तविक है ना, वो ध्यान देना कौन होगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। क्लियर है ना ये बात? तो ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति का पद या स्थिति, पद या स्थिति इंग्लैंड
जिसे ब्रिटेन भी कह सकते हो, ब्रिटेन के सम्राट, सम्राट या महारानी जो पहले थी, सम्राट के समकक्ष या सम्मान है। ध्यान देना, जिस प्रकार ब्रिटेन या इंग्लैंड में जो सम्राट की स्थिति है, सम्राट का जो पद है ना, वैसा आप देखोगे भारत में भारत के राष्ट्रपति का है। ओनली फॉर रबर स्टंप मोहर कह सकते हो। नाम नाम का प्रधान है, नाम नाम का प्रधान है, संवैधानिक है, औपचारिक है, नाम मात्र का प्रधान है, जबकि हकीकत में वास्तव में उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ना या स्थिति है उसकी, वो इंग्लैंड या ब्रिटेन के सम्राट के, जो कि पहले महारानी के समकक्ष या सम्मान है। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किसके समकक्ष है, किसके सम्मान है, किसके सम्मान है, किसकी तुलना कर सकते हो आप उससे। तो ध्यान देना, अमेरिका का राष्ट्रपति नाजीना, भूटान का नरेश नाजीना, क्या जर्मनी का चांसलर नाजीना, इंग्लैंड का सम्राट, हाँ जी, इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष या समतुल्य है, सम्मान है। जिस प्रकार इंग्लैंड में सम्राट का पद है, सम्राट की जो स्थिति है, सम्राट को जो शक्तियां हैं, उस प्रकार से भारत में किसको है, राष्ट्रपति को है। भारत में किसको है, राष्ट्रपति को है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारत देश का अध्यक्ष, अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, भारत का, आप देखोगे भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत देश का अध्यक्ष कह दो, या आप उसे राज्याध्यक्ष कह दो, या आप उसे राष्ट्राध्यक्ष। क्या लाइन बनेगी साथियों, भारत का राष्ट्रपति भारत देश का अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है, कहलाता है। गौर करना, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि भारत देश का जो आप देखोगे अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, जबकि प्रधानमंत्री है ना वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, जबकि राष्ट्रपति है वो प्रेसिडेंट है, हमारे देश का अध्यक्ष है, हमारे देश का प्रधान है। तो कहने के लिए अध्यक्ष, या आप कहोगे राज्याध्यक्ष, क्योंकि भारत एक राज्य है, देश है, राष्ट्र है। राज्य वो नहीं जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नहीं, यहाँ बात हो रही है राज्य का मतलब है राष्ट्र या देश से। वहीं आप देखोगे राष्ट्राध्यक्ष भी से कहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्ष कहते हैं, वो शासन करता है और ये राज करता है। गौर करना, ये राज करता है भारत में, जबकि शासन है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शब्द नहीं देते लाडी, गौर करना, वहां पे उनकी जगह ये शब्द आ सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष। तो गौर करना, राष्ट्राध्यक्ष शब्द तो किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। वहीं आप देखोगे जो कि शासनाध्यक्ष किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। समझ गए ना, राष्ट्राध्यक्ष तो कौन, राष्ट्रपति, और शासनाध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज करता है देश में, जबकि प्रधानमंत्री देश में शासन करता है। तो इसलिए गौर करना, जो कि भारत का राष्ट्रपति है वो भारत देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट होता है, राज्याध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष भी कहलाता है, राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। तो ये इसके उपनाम हो सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हम देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए लाडी, समझ में आ गई। आज हम बात करें भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति के बारे में, जो प्रथम नागरिक है, जो कि भारत देश का संवैधानिक, औपचारिक और नाम मात्र का प्रधान है। जो कि मैंने यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दी आपके सामने कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपना रखा है।
जिसके अंदर कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, जबकि इसके विपरीत अध्यक्षात्मक में एक ही होता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखो आगे, आप देखोगे भारतीय संविधान के भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 5 में, जो हमने सबसे पहले बात की थी पहली स्लाइड के अंदर, गौर करना। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक कुल कितने होंगे? कुल होंगे 11। 52 से लेकर के 62 तक अध्याय अध्याय 1 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। गौर करना, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक कुल कितने? 11। और अध्याय कौन सा होगा? अध्याय होगा पहला। गौर करना, जो कि उसके अंदर याद रखना राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति पूरे संविधान में कहीं ना कहीं टांग पूंछ आपको किसी न किसी अनुच्छेद में मिलेगी, लेकिन पार्टिकुलर अगर देखा जाए कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कितने अनुच्छेदों में कहां से कहां तक है, तब ध्यान देना है 52 से 62 तक कुल 11। वैसे मैंने कहा ना कि किसी न किसी अनुच्छेद से संबंध है राष्ट्रपति का, जैसे कि अनुच्छेद 3-4 में आप देखोगे, वहीं आगे चल करके हम देखते हैं 352, 356, 360 राष्ट्रपति की तो आपातकालीन शक्तियां हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर जगह पे जहां राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कर रखी है संविधान में, वो है भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक अध्याय 1 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। ये देखना है हमें कि इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या बातें बताई गई है, व्यवस्था की गई है, वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है। एक ही बात है साथियों, गौर करना, मैं यहाँ पे व्यवस्था लिखा रहा हूं और पेपर में कहीं प्रावधान आ जाए तो आप सोचोगे कि होशियार जी सर ने हमें व्यवस्था तो बताई थी, ये प्रावधान नहीं बताया कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान में कहां पे है। तो साथियों इसी के अंदर है, चाहे व्यवस्था कह दो, प्रावधान कह दो, वर्णन कह दो, उल्लेख कह दो, एक ही बात होगी। क्योंकि जरूरी नहीं आपका पेपर मैं बनाऊं, पता नहीं कौन पेपर सेटर बनाएगा और कौन सा ही शब्द उठा सकता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान में शब्दों का जो हेरफेर है ना, वहां पे मत उलझ जाना। यहाँ सोच रहे ये शब्दों का चक्रव्यूह हमारे समझ में नहीं आ रहा, ना जी ना। एक आप वर्तमान युग के अभिमन्यु हो, इन शब्दों के जाल से निकलना पड़ेगा आपको अच्छी तैयारी के साथ अगर सिलेक्शन करवाना है तो, ठीक है ना। चलो देखो अब जैसे जैसे अब यहाँ पे हम एक एक अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले देखो अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है साथियों। अनुच्छेद 52, जो कि अनुच्छेद 52 में कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही लिखा हुआ है। और भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद भी माना जाता है अनुच्छेद 52। वैसे आगे चल करके अनुच्छेद 63 में हम पढ़ेंगे कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उसके अंदर आपने देखा 2 अक्षर उप और लग जाते तो इससे ज्यादा हो जाता है, जबकि वहां पर भी इसी प्रकार की लाइन प्रयोग में ली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, अनुच्छेद 52 बहुत ही महत्वपूर्ण है। में क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद 395 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर कुल, जो कि हमने भारतीय संविधान निर्माण की कहानी पढ़ी थी उस समय इसके ऊपर चर्चा भी की थी। तो ध्यान देना, जो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था ना 52 से 62, तो आज हम इस क्लास के अंदर 52 से लेकर के 62 तक
जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार तो सीधे अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, कई बार हो सकता है उस प्रावधान को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पे गौर करना। जो कि 52 में का है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सबसे छोटा अनुच्छेद। नोट कर लेना इस बात को। उसके आने को आगे नंबर 2, नंबर 2 जो कि अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी के नाम से देश में शासन चलाया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, अनुच्छेद 53। ये भी कई बार पूछा हुआ है। में क्या कहा गया है कि भारत संघ की कार्यपालिका, भारत में जो संघीय कार्यपालिका है ना, उसकी ध्यान देना, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। समझ सकती किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। और काय की संविधान के अनुसार रहते हुए ये ध्यान रखना, या तो वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। यहां अधिकारियों शब्द है, कर्मचारी नहीं है। यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे कर्मचारी नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। यहाँ पे दे रखा है बैरक एक्ट में, संविधान में लिखा है अधिकारियों। या तो वो स्वयं करेगा संविधान के अनुसार, या फिर अपने अधीनस्थ जो इसके नीचे जो कार्य करते हैं भारत में, वो अधिकारीगण होंगे ना, वो ये मानो समस्त कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करेंगे। ठीक है ना? तो गौर करना, 53 में कहा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, चाहे वो स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से प्रयोग करवाए। लेकिन नाम इसका होगा, जो कि भारत का राष्ट्रपति है, नाम उसी का होगा। उसके नाम से ही देश में शासन चलाया जाएगा। क्लियर है? चले आगे। हाँ जी। उसके बाद देखो नंबर 3, नंबर 3 में आप देखोगे अनुच्छेद 54, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 54 में कहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, या आप कहोगे चुनाव, उसका उल्लेख किया गया कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे, उनका उल्लेख है। ये बात हम आगे विस्तार से देखेंगे। यहाँ केवल हम अनुच्छेदों को लेकर के चर्चा कर रही हैं। गौर करना, अनुच्छेद 54 वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट लगा लेना। जो कि 54 में क्या कहे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, या आप कहोगे चुनाव, एक ही बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचक मंडल किन से मिलके बनेगा, उन सभी बातों का उल्लेख है। आपको यहाँ पर एक बार तो इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना? आगे देखो, उसके बाद में नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 अनुच्छेद जो कि 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन कह दो या चुनाव, एक ही बात है। कई मेरे साथियों को यह भी ध्यान में ना हो कि निर्वाचन और चुनाव अलग अलग, नहीं, एक ही बात होती है। निर्वाचन कह दो या चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रणाली या पद्धति का उल्लेख है। गौर करना, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। नंबर 4 पे अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, प्रणाली बताई गई है,
पद्धति बताई गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होगा। तो ध्यान देना साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके ऊपर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लाडी 8 है तो थाने इतो याद रखना है कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उसके आने को आगे नंबर 5 अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि गौर करना, यहाँ कार्यकाल शब्द न देकर के पदावधि दी गई है कि उसकी पद की अवधि क्या होगी, कितने समय तक वो अपने पद पे रहेगा, किसके अंदर, अनुच्छेद 56 में है लाडी, ठीक है ना। तो गौर करना नंबर 5 पे, जो कि हम बात करें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, और वैसे मैंने बार बार कहा भी है कि वैसे पूरे संविधान में कहीं ना कहीं तो राष्ट्रपति अनुच्छेदों से संबंधित है, लेकिन पार्टिकुलर एक जगह राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कहाँ है, 52 से लेकर के 62 तक है। तो वहीं आपने देखा 52 में, याद कर लो साथियों, अभी 52 में कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति या प्रणाली या पद्धति, और वहीं आपने देखा 56 में, अनुच्छेद 56 के अंदर जो कि आप देखोगे राष्ट्रपति की पदावधि, कि पद की अवधि क्या होगी, टर्न ओवर क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पदावधि, जो कि यहां पे गौर करना 56(1) में कहा है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से, जिस दिन वो पद ग्रहण कर रहा है, शपथ ले रहा है ना, तो ये मानो सॉरी साथियों, जो कि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, ये उसका कार्यकाल। कहने का मतलब 56(1) में कहा है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, कार्यकाल होगा उसका। उसके बाद में इसी में कहा है, गौर करना, जो कि 56(1) में क्या कहे कि अपना त्याग पत्र हस्ताक्षर सहित मुद्रित करते हुए अपना त्याग पत्र, ध्यान देना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जो कि आप कह सकते हो इस्तीफा, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा अपने हस्ताक्षर सहित। ध्यान देना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, कहने का मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देगा। यहाँ पे दोस्तों क्रॉसिंग है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, चाहे वह पद पे हो या ना हो, लेकिन संबोधित उसी को करके त्याग पत्र देगा। ये ध्यान रखना है भारतीय राज्य व्यवस्था में कि जो जिसको त्याग पत्र देगा वो उसी को देगा, चाहे वह व्यक्ति पद पे हो या ना हो। पीछे देखा था ना कि एसआई के अंदर ये क्वेश्चन बना दिया गया कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो गौर करना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा, चाहे वो अनुपस्थित हो, नाम उसी का लिखेगा, संबोधन उसी को करेगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि हम अपने किसी स्कूल में टीसी कटवाने जाते हैं, 8वीं की, 10वीं की या 12वीं की, कॉलेज की, तो उस समय आपने देखा होगा हम जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, उसके अंदर सेवा में श्रीमान प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल, उन्हीं को संबोधित करते हुए ये मानो प्रार्थना पत्र या अर्जी या एप्लीकेशन लिखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो ऑफिस में है कि नहीं है,
चाहे वो एप्लीकेशन हम किसी बाबू को, किसी सीनियर टीचर को या अन्य किसी भी वहां पे जो कर्मचारी है उसको देते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि प्रिंसिपल है कि नहीं है आज। तो इसलिए गौर करना, भारतीय राज व्यवस्था में जो त्याग पत्र जिसको दिया जाता है ना, उसी को दिया जाएगा, चाहे वह पद पे हो या ना हो। अगर वो अनुपस्थित है तो भी उसी के नाम ये मानो त्याग पत्र संबोधित किया जाएगा। तो गौर कर लेना, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जिसको आप इस्तीफा भी कह सकते हो, कहीं आप सोचे होशियार जी सर ने त्याग पत्र बताया था, इस्तीफा तो बताए को नहीं, कब वो कहने देवे। अरे एक ही तो बात है, त्याग पत्र कह दो या इस्तीफा कह दो, ठीक है ना। तो अपना उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा अपने हस्ताक्षर मुद्रित करते हुए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ख में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण, गौर करना, संविधान के अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 की महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अगर कार्यकाल से पहले हटाना है तो ध्यान रखना, संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, अगर उसने संविधान का अतिक्रमण किया है, जो राष्ट्रपति पद पे व्यक्ति है और उसने संविधान का अतिक्रमण किया है ना, तो उस आधार पे उसे अनुच्छेद 61 की जो महाभियोग प्रक्रिया ना हटाने की, उसके तहत हटाया जाएगा। यहां पर भी महाभियोग नाम है और अनुच्छेद 61 में भी महाभियोग है, दो जगह महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है संविधान में। गौर करना, अनुच्छेद आप देखोगे 61 में भी और अनुच्छेद 56 में भी, 56(1) ख के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। आगे ना बात समझ में, कि अगर उसे कार्यकाल से पहले हटाना है तो, और वो भी किस आधार पे, आधार भी दे रखा है संविधान के अतिक्रमण पे। न तो यहाँ पे कदाचार है, न यहाँ पे अक्षमता है, न यहाँ पे घोटाला शब्द है, न यहाँ पे भ्रष्टाचार है। यहाँ पे एक ही शब्द दे रखा है, संविधान का अतिक्रमण करने के कारण। और उसने संविधान का अतिक्रमण किया है ना, तो उसके आधार पे उसे महाभियोग के द्वारा संसद हटाएगी, जो कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जो कि गौर करना, यहां पे कहा है कि वह अपना पद तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, दूसरा नहीं आ जाता है, कुर्सी खाली नहीं करेगा राष्ट्रपति। जब दूसरा आएगा ना, उसी दिन वो कुर्सी खाली करेगा। कहने का मतलब उत्तराधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक रहेगा, चाहे 5 वर्ष हो गए हों, उससे ऊपर 10 दिन, 15 दिन, महीना जो भी लगेगा उसको उसकी तनख्वाह, वेतन मिलेगा, सैलरी। और जबकि आप देखोगे कि वो अपना पद, ये नहीं कि भाई मेरे 5 वर्ष हो गए मैं पद छोड़ के जा रहा हूं, ना जी ना, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है पद खाली नहीं करेगा, पद नहीं छोड़ेगा। याद रखना, वह उत्तराधिकारी के आने तक पद नहीं छोड़ेगा। मेरी बात समझ गए ना साथियों, कि जब तक उसकी जगह दूसरा नहीं आ जाता उसका उत्तराधिकारी, तब तक वह पद खाली नहीं करेगा, पद नहीं छोड़ेगा, चाहे 5 वर्ष हो गए हों। समझ में तो आ रही है? पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े ने, तो ध्यान देना यहाँ पे कि वह उत्तराधिकारी के आने तक पद नहीं छोड़ेगा, कि जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक पद खाली नहीं करेगा, अन्यथा तो हर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा जाके, ना जी ना। इतना बड़ा पद, गरिमामय पद, इतना बड़ा संवैधानिक पद जो कि राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वह उत्तराधिकारी के आने तक पद नहीं छोड़ेगा, जब तक उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक पद खाली नहीं करेगा, कुर्सी को खाली
नहीं करेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे 2, गौर करना, 56(2) में कहा है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्यागपत्र त्यागपत्र की सूचना सूचना लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, या आप कह सकते हो स्पीकर, एक ही बात है, जो वर्तमान में आप देख रहे हो ओम बिड़ला, जो कि कहने के अलावा उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को देगा गौर करना, जो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। गौर करना, जैसे ही राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा, उपराष्ट्रपति को दिया, तो उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र की सूचना तुरंत प्रभाव से किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को देगा कि राष्ट्रपति नहीं रहा दुनिया में नहीं, बल्कि अपने पद पे नहीं रहा, उसने त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्योंकि राज्यसभा में तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। अब जरूरत कहाँ है? लोकसभा में है, इसलिए लोकसभा में ये सूचना देनी पड़ेगी उपराष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को कि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहा। समझ गए ना मेरी बात यहाँ पे, कि राज्यसभा, क्योंकि संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के ही तो संसद बनती है, तीनों का संयुक्त नाम संसद है। तो कहने का लो संसद में इसकी सूचना होना बहुत जरूरी है, इसलिए राज्यसभा में तो सूचना हो ही जाती है, क्यों? उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति है। अब सूचना कहाँ पहुंचानी है? लोकसभा में, इसलिए उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार वैसे भी बना दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति उसकी सूचना सर्वप्रथम किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सबसे पहले सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत प्रभाव से सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। ठीक है ना। क्लियर बात समझ में? आगे देखो, जो कि नंबर 6 अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। पुनर्निर्वाचन की पात्रता होगी। एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ है वो पुनः भी निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार बन सकता है? संविधान में पुनः निर्वाचन का प्रावधान दे रखा है, संविधान मौन नहीं है। ये कहा है कि पुनः निर्वाचन का वो पात्र होगा। एक बार 5 साल रह गया तो दोबारा भी वो चुनाव लड़ सकता है, पात्र है वो निर्वाचन का, चुनाव का। फिर 5 साल रह गया तो तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकता है। कितनी ही बार लड़ सकता है, गौर करना। जबकि इसके विपरीत अमेरिका में देखोगे आप कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, वो ये ध्यान रखना 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि पहले तो ये प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में ये प्रावधान कर दिया गया अमेरिका के संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया गया था कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा, जो कि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 57 में कहा कि पुनः निर्वाचन का वह पात्र होगा। कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये मत कर देना कि संविधान मौन है, चुप है, ना जीना। संविधान चुप नहीं है, मौन नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हो कि यहाँ पे परंपरा 2 बार की बनी है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए थे। परंपरा 2 बार की है, वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान में पुनः निर्वाचन का पात्र होगा ऐसा लिखा हुआ है कि वो पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है ना? एक एक अनुच्छेद तैयार कर लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कई बार तो सीधी लाइनें फैक्ट बन के आ जाते हैं, कई बार इसके अंदर से क्वेश्चन कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, चाहे वो अनुपस्थित ही क्यों ना हो, पद पे ही क्यों ना हो, लेकिन देगा किसको? उपराष्ट्रपति को देगा।
उसकी सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे नंबर 6, उसके बाद में 7 नंबर अनुच्छेद 7 में देखोगे आप कौन सा आएगा? अनुच्छेद आएगा इसके अंदर 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना साथियों। जो कि आप देखोगे अनुच्छेद 58 में क्या कहे कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, रहताएं या योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताए। जो कि यहाँ पे कहमित का है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, ये पहली योग्यता बताई गई है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि वह जन्मजात हो, ये नहीं लिखा हुआ कि वह भारत का मूल नागरिक हो, जबकि यहाँ पे केवल ये लिखा है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है ना। उसके बाद में ख में लिखा है कि वह 35 वर्ष की आयु, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीधी सी बात यही है साथियों कि न्यूनतम आयु कितनी? 35, अधिकतम नहीं है, अधिकतम नहीं बताई गई है। फिर बता देता हूं साथियों यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण, क्या कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी पदाधिकारी है ना, जिनकी न्यूनतम बताई उनकी अधिकतम नहीं बताई, और जिनकी अधिकतम बताई है सेवानिवृत्ति की आयु, उनकी न्यूनतम नहीं बताई है। जैसे न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बताई है जबकि न्यूनतम नहीं बताई, जबकि इनकी न्यूनतम बताई है तो अधिकतम नहीं बताई। गौर करना, राष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपकी 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु के जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है ना। उसके बाद में देखो गए में जो कि कहा है कि वह लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, अगर है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा उसको। गौर करना, जबकि यहाँ का है कि वह लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात नोट करना, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35। तो आयु तो पहले गिना दी गई, आयु को छोड़ करके जो भी कोई योग्यता है वैसी योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ संसद नाम नहीं है, राज्यसभा नाम नहीं है, विधानसभा नहीं है, विधान परिषद नहीं है, यहाँ केवल लोकसभा का नाम है। वह लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। संसद का वो सदस्य नहीं होता, अंग जरूर है उसका लेकिन सदस्य नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अगर बना हुआ है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसे त्यागपत्र देना होगा, पद छोड़ना होगा। हालांकि वैसे तो राष्ट्रपति बनते ही स्वतः ही उसका पद चला जाएगा एमपी का या सांसद का। ठीक है ना। तो गौर करना, उसके आदमी यहाँ पे एक के अंदर तो ये बता दी गई, उसके आदमी 2 में कहा है कि वह लाभ के पद पर न हो, उसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद है वो सरकारी सेवा, गवर्नमेंट जॉब, कहने का लो सरकार से काम के बदले जो वेतन लेता है वो कहलाएगा सरकारी सेवा। ध्यान देना कि सरकार का काम कर रहा है, उसके बदले उससे तनख्वाह ले रहा है, उससे पैसे ले रहा है, सैलरी ले रहा है सरकार से, गवर्नमेंट से, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी खुलासा कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे उप मंत्री हो,
राज्य के जितने भी मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसा यहां लिखा हुआ है बाकायदा अनुच्छेद 58 में। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ के पद के दायरे से बाहर है। लाभ का पद नहीं, चाहे ये सेवा के बदले पैसे ले रहे हो सरकार से, लेकिन इनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। गौर करना साथियों, ठीक है ना, ध्यान देना। जो कि यहाँ पे हमने 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं देखी, जिसमें आपने देखा सबसे पहले क में वह भारत का नागरिक हो, जन्मजात नहीं, मूल नहीं, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है ना, समझ में तो आ रही है ना, एक एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ख में क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यूनतम आयु 35 है, अधिकतम कोई नहीं है, अधिकतम आयु नहीं बताई गई है। उसके बाद में कहा है ग में वह लोकसभा सदस्य जैसी योग्यता रखता हो, न कि सदस्य हो। वहीं कहा है वह लाभ के पद पर न हो, वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे पहले त्यागपत्र देना होगा और उसके बाद ही वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो पहले उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कोई भी पद, गवर्नमेंट सरकारी सेवा में जो वो ये मानो काम कर रहा है, सेवा दे रहा है, उसके बदले सरकार से पैसे ले रहा है ना, तो ये मानो कि वो सरकारी सेवा में गवर्नमेंट जॉब में है, वो लाभ का पद होगा। और मैंने बता दिया कौन नहीं होंगे, एक तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान, कहने के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री, ये लाभ के पद के दायरे में नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो लाभ के पद में नहीं है। अब तो समझ में आ गई न, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है, वह लाभ के पद पर न हो, नहीं होना चाहिए लाभ के पद पे। उसके बाद देखो नंबर 8, जो कि अनुच्छेद 59 में कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें या केवल शर्तें भी कह सकते हो। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 59 में क्या कहा है, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें कौन सी होगी। अगर आप राष्ट्रपति के पद पे हो तो, राष्ट्रपति के पद पे हो तो आपके लिए कौन सी सेवा शर्त होगी। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि वह किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा अगर वो राष्ट्रपति बन गया है तो। बनने के बाद ये योग्यता तो पहले है, और ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कि राष्ट्रपति पद पे आ गया उस समय उसके अंदर कौन कौन सी शर्तें होंगी। सबसे पहली शर्त तो ये कि वह संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, MP MLA नहीं होगा। अगर है तो उसे हटना पड़ेगा, तुरंत त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो MP MLA था पहले और राष्ट्रपति बन गया तो तुरंत उसको त्यागपत्र देना होगा। वह किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और नंबर 3 पे का है कि राष्ट्रपति को अनुसूची 2 के अनुसार उपलब्धियां और भत्ते, वेतन नाम नहीं है, उपलब्धियां नाम है, अनुसूची 2 के तहत उपलब्धियां और भत्ते मिलेंगे अनुसूची 2 के तहत, और निःशुल्क उसे आवास भी मिलेगा। कहने के अलावा राष्ट्रपति पद की जो सुविधा है ना वो उसे प्राप्त होगी, ये उसकी शर्तों में दिया गया है। वहीं 4 नंबर का है कि जब तक वो पद पे रहेगा, कार्यकाल में रहेगा, उसके दौरान उसके वेतन भत्तों में, उपलब्धियों और भत्तों में, क्यों वेतन शब्द नहीं है लेकिन बोलचाल में कह देते हम, वो अलग बात है, उपलब्धियों और भत्तों में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा, कटौती नहीं होगी, कम नहीं किया जाएगा। जब तक वो पद पे बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं होगा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में। यहां तक कि 360 का भी जिक्र नहीं किया यहाँ पे।
जबकि न्यायाधीशों वालों में तो 360 का जिक्र तो है वित्तीय आपात का कि उस समय की जा सकती है, जबकि यहाँ पे तो वो जिक्र भी नहीं किया गया। एक, वह संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एमपी या एमएलए, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। अगर है तो तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देना होगा राष्ट्रपति बनते ही, और उसका पद स्वतः ही चला जाएगा एमपी एमएलए वाला। नंबर 2 पे कि वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये तो पहले के लिए कि लाभ के पद पर न हो और बाद में वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लियर है। उसके आदमी का है कि वह अनुसूची 2 के तहत उपलब्ध या भत्ते प्राप्त करेगा, निःशुल्क उसे आवास और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। और 4 में कह दिया गया कि वह जब तक पद पे रहेगा कार्यकाल के दौरान उसके उपलब्धियों और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, कम नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान देना 59 में राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। उसके आदमी नंबर 9 अनुच्छेद अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। गौर करना यहाँ पे या है और नहीं है, गौर करना यहाँ पे जो कि 60 में कहा है कि राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ का प्रारूप क्या होगा, वो इसमें बताया। अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति का शपथ का जो प्रारूप है ना वो इसी में है, ईश्वर शब्द इसी में है। गौर करना, जो कि शपथ जो भगवान को मानेगा आस्तिक है वो तो शपथ लेगा, और आज तक सभी ने शपथ ही ली है। और जो नास्तिक है भगवान को नहीं मानता है वो सत्य प्रतिष्ठा का प्रतिज्ञान लेगा, सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान करेगा। गौर करना, तो कहने का मतलब यही है कि 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान या है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति लेता है ए शपथ, बी प्रतिज्ञान, सी शपथ और प्रतिज्ञान, और डी में दे देगा शपथ या प्रतिज्ञान। तो गौर करना शपथ या प्रतिज्ञान। क्लियर है। आगे और विस्तार से देखेंगे हम कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायमूर्ति है ना वो दिलाएगा। ठीक है, और इसी में प्रारूप दिया गया है, ध्यान देना इस बात पे। उसके बाद में देखो आगे नंबर 9, उसके बाद में 10, क्योंकि कुल कितने 11 ही तो है, 52 से 62 तक। तो देखो यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति राष्ट्रपति की महाभियोग महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख, कि उसके ऊपर महाभियोग कैसे लगेगा। आधार का तो 56 में कर दिया, संविधान का अतिक्रमण, लेकिन लगेगा कैसे, कौन लगाएगा, क्या प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया होगी, वो है यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट है, याद रखना 61 बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख, कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, 61 के तहत। गौर करना कि अगर उसे कार्यकाल से पहले हटाना हो तो संसद महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाएगी। आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे कि दोनों में से कोई सदन इसकी शुरुआत कर सकता है, किस तरीके से महाभियोग प्रक्रिया का प्रोसेस होता है, जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे देखो लास्ट है इसमें 11 नंबर पे आप देखोगे अनुच्छेद 62 में जो राष्ट्रपति का रिक्त पद होगा, राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने की व्यवस्था, राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है उसके भरने की व्यवस्था अनुच्छेद 62 में बताई गई है। गौर करना कि जो रिक्त पद हो जाए बीच में तो उसको कैसे भरा जाएगा। तो ध्यान देना इसके अंदर ये कहा गया है कि 62(1) में तो कहा है कि समय रहते हुए, जैसे राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने हैं उससे समय रहते हुए ही ये मानो कि क्या चुनाव करवा लिए जाएंगे। जैसे 5 वर्ष पूरे होने वाले जस्ट उससे 1-2 महीने पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे, तो 10 दिन 15 दिन जो भी समय हो। तो याद रखना समय रहते हुए, समय
रहते हुए चुनाव करवा लिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दो में कहा है कि अगर ये मानो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, इससे एक तो आप देखोगे उसने त्याग पत्र दे दिया हो, एक उसके ऊपर महाभियोग लगा हो, एक उसके द्वारा उसे हटा दिया गया हो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो। मृत्यु होना, त्याग पत्र देना और हटाना तीन शब्द है। कहने के लो या तो उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई कार्यकाल के बीच में, या फिर उसे त्याग पत्र दिया किसी कारण से, या फिर महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया है और बीच में पद रिक्त हो गया हो, उस स्थिति में 6 माह में रिक्त पद 6 माह में भरा जाएगा। गौर करना, 6 माह में भरा जाएगा और नया सदस्य जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है उसका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा, न कि शेष समय के लिए। मेरी बात समझ रहे हो क्या साथियों? यहाँ पे गौर करना, जो कि ध्यान रखना, समय रहते हुए तो चुनाव करवा लिए जाएंगे, लेकिन 3 स्थितियों में मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, या उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, उस स्थिति में रिक्त पद 6 माह में, गौर करना, 6 माह में उपराष्ट्रपति वाले में दिया हुआ है यथाशीघ्र, और यहाँ 6 माह दिया हुआ है, 6 माह में भरा जाएगा और नया सदस्य जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है, हालांकि शपथ भी लेगा, प्रोसेस वही होगी, तो गौर करना, सदस्य निर्वाचित हुआ है उसका पदावधि कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा, न कि शेष समय के लिए। ये नहीं कि 2 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, उसके बाद चुनाव हुए तो अगला राष्ट्रपति 3 वर्ष, ना जी ना, पूरे 5 वर्ष। ये कार्यकाल कहां दे रखा है? अनुच्छेद 62 में, जबकि उसका कार्यकाल पदावधि राष्ट्रपति के आपने देखा अनुच्छेद 56 में थी। लेकिन जो रिक्त पद के बाद जो निर्वाचित होता है, रिक्त पद के बाद जो निर्वाचित होता है ना, उस सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? पूरे 5 वर्ष रहेगा, न कि बचे हुए शेष समय के लिए। जबकि हमारे MP, MLA, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका जो कार्यकाल है, लोकसभा सदस्य जो आप देखोगे, जो कि इनका जो कार्यकाल है ना, गौर करना, इनका कार्यकाल शेष समय के लिए होता है। बीच में अगर पद रिक्त हो जाए, चाहे वो आप कहोगे सरपंच का हो, नगर पालिका जो चेयरमैन हो उसका हो, ये आप ध्यान रखना 2 साल बाद रिक्त होता है तो अगला व्यक्ति 3 ही साल रहेगा। ऐसे ही अमेरिका में यही व्यवस्था है, जो कि बचे हुए समय के लिए, जबकि यहां पर गौर करना पूरे 5 वर्ष, न कि शेष समय के लिए। जो बचा हुआ कि 4 साल में किसी की मृत्यु हो गई तो अगला क्या 1 साल? ना जी ना, 1 साल नहीं रहेगा। कितने साल रहेगा? 5 साल रहेगा। ये कार्यकाल कहाँ पे है? अनुच्छेद 62 में, ठीक है। तो ये हमने बात की अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। तो हो सकता है आपको ये अनुच्छेद अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, अनुच्छेद जो कि आपने देखा 52, 53, 54, 55, उसके बाद में 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। आपने देखा 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में आपने देखा संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोहरा लो मेरे साथ, तैयार कर लो कि बाद में तैयार ना हो। हाँ जी, होशियार जी कक्षा में ही तैयार हो गए। उसके बाद में ध्यान रखना 54 और 55 चुनाव से संबंधित है। 54 में चुनाव, 55 में रीति या प्रणाली। कई बार क्या होता है, युग्म बना होकर के आ जाता है। वहीं आप देखोगे 56 और 57 जो कि कार्यकाल से संबंधित है।
वैसे मैंने एक एक बता दिए, लेकिन युग्म बन क्या है, इसमें कार्यकाल है, इसमें पुण्य निर्वाचन की पात्रता है। वहीं आप देखोगे 58 और 59 में योग्यता है, जबकि इसमें शर्त है और इसमें योग्यता है, लेकिन कई बार युग्म बन करके आ जाता है। वहीं आपने देखा 60 में शपथ है, वहीं 61 में महाभियोग है, 62 में रिक्त पद भरने की व्यवस्था है। गौर करना, ये महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा याद रखना, 53, एक 54, एक 56, 56 के भाग भी तैयार कर लेना। उसके बाद में 58, उसके बाद में 60 और 61। सबसे ज्यादा आने वाला, सबसे ज्यादा आने वाला, ये दो तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, महाभियोग वाला, उसके बाद में चुनाव वाला, वहीं आप देख सकते हो कार्यकाल वाला। ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है ना साथियों। तो मिलेंगे अगली क्लास में, राष्ट्रपति पद की किस तरीके से व्यवस्था है व्यवहार में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जरूर नहीं कि सारी बातें संविधान के अकॉर्डिंग हो। तो ये आपने अनुच्छेद देखे थे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि शुरू में हमने बात की थी राष्ट्रपति का पद किस तरीके से है, उसके बाद में हमने बात की थी कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कैसे है, भारत में राष्ट्रपति स्थिति किसके समान या समकक्ष है। उसके बाद में हमने बात की भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था कैसे है, अनुच्छेद 52 के ऊपर चर्चा की, 53 के ऊपर विस्तार से चर्चा की, 54 के ऊपर, और वैसे हम आगे और विस्तार से देखेंगे इनके पदों को लेकर के। 55 में हमने देखा 56, 56 के भाग भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, गौर करना। उसके बाद में 57 में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में हमने देखा 58 में क्या व्यवस्था कर रखी है, ये महत्वपूर्ण है, गौर करना, तीनों ही महत्वपूर्ण है। वहीं 59 में क्या है, 60 में क्या है, और उसके बाद में हमने देखा 61 में महाभियोग प्रक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट है। 62 में हमने देखा कि रिक्त पद भरने की व्यवस्था कैसे कर रखी है, 6 माह, गौर कर लेना। और जो नया बनेगा वो 5 वर्ष होगा, न कि शेष समय के लिए, बचे हुए समय के लिए नहीं होगा, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।